अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मेरी अगली वीडियो कला कोपरू हिसार की तारीख के बारे में होगी, तो वादे के मुताबिक वीडियो हाजिर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कला कोपरू हिसार के फतह का मामला सीजन 4 के आगाज से ही चल रहा था और फिर इस सीजन के तकरीबन इख्तिताम पर इस कला की फतह भी दिखा दी गई है। तो इस हवाले से कुरैश उस्मान के मद्दाह जरूर जानना चाहते होंगे कि ये कला तारीख के मुताबिक कितना अहम था, इस कले की फतह कैसे हुई और इस कले की फतह के बाद उस्मान गाजी के लिए किन बाज़ंतीनी इलाकों और कलों की फतह आसान बन गई, और सबसे अहम यह कि कोपरू हिसार कहाँ वाक़ है। तो आइए नाज़रीन इकराम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि कला कोपरू हिसार का क्या मतलब है। तो जैसा कि तुर्की और उर्दू के काफ़ी अल्फाज आपस में मिलते हैं और सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ और लहजे का फ़र्क होता है, तो नाज़रीन इकराम इसी तरह कोपरू को उर्दू में कोहे परी कहा जाता है, यानी परी वाला पहाड़, और हिसार तुर्की जुबान में कले को कहा जाता है। तो इस हिसाब से जिन कलों के नाम आप अब तक सुन चुके हैं, इनमें से अक्सर के नामों के आखिर में हिसार लाजमी आता है, मसलन यार हिसार, इन हिसार, कराचा हिसार और कुलूचा हिसार वगैरह। तो कोपरू हिसार का पूरा मतलब इस हिसाब से बनता है परी के पहाड़ वाला कला। हो सकता है कि ये पहाड़ इंतहाई खूबसूरत हो, जिसे इसकी खूबसूरती की वजह से परी का पहाड़ कहा जाता हो। तो बहरहाल ये तो इस कले के नाम का मतलब था। और अब चलते हैं कि ये कला तुर्की में कहाँ वाक़ है। तो नाज़रीन इकराम, कोपरू हिसार बुरसा के सूबे में यानी शहर के करीब वाक़ था। इसका तारीख में जो जिक्र मिलता है वो 1300 ईस्वी से शुरू होती है, और इसकी वजह ये थी कि 1300 ईस्वी में कोकासू नदी, जिसे आजकल गोक्सू कहा जाता है, तो इसके ऊपर एक पुल बनाया गया था और ये नदी इस कले के इलाके में चला करती थी। और अव्वलीन उस्मानी दौर में ये नदी और कला एक साथ वाक़ थे। और मुख्तसरन आप लोग ये जान लें कि ये शहर एक बड़ा इलाका था जिसमें कोपरू हिसार नाम का एक गांव था जहां ये कला वाक़ था। अगरचे बहुत से मौरखीन ने सल्तनत उस्मानिया के अव्वलीन दौर के बारे में काफ़ी तहकीक की है, मगर ये शहर के कोपरू हिसार गाँव, जिसने उस्मानी इमारत को एक रियासत बनने में मदद दी और उस्मानियों के लिए बुरसा के दरवाजे खोले, तो इसका जिक्र तारीख के सफ़हात में काफ़ी कम मिलता है। एक तुर्क मुहक्किक और मुसन्निफ नूरुद्दीन बेदुर लिखते हैं कि कोपरू हिसार उस्मानियों से पहले यूनानियों की ताकत का एक अहम मरकज था और ये तारीख़ी शाहराह रेशम पर वाक़ था। ये वो जगह थी जिसके हसूल ने उस्मानियों को थका दिया था, और उस्मान गाजी ने उस्मानी रियासत की पैदाइश का दौर जो 1280 से 1300 ईस्वी तक के दरमियान का था, तो उसी दौर में उन्होंने अपनी छोटी सी सरहदी इमारत को मजबूत करने के लिए मकामी तौर पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का एक सिलसिला शुरू किया। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि कला कोपरू हिसार शाहराह रेशम पर वाक़ था, तो इससे आप लोगों को इस कले की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। अब ये जानते हैं कि कोपरू हिसार की फतह क्यों ज़रूरी थी। तो नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया के बानी और उसके पहले सुल्तान उस्मान बे का असल टारगेट बुरसा था, और इसकी फतह से पहले उन्होंने इसीलिए यानी शहर फतह किया और फिर इसके बाद कोपरू हिसार की तरफ तवज्जो की, क्योंकि इस कले की फतह से पहले बिलिचिक, यार हिसार और एनागोल कले तो वो ले ही चुके थे। तो कोपरू हिसार की फतह के बाद इज़निक के इलाके तक बासानी पहुंचा जा सकता था। तो इसीलिए कोपरू हिसार की फतह से पहले 1301 या 1302 के दरमियान यानी शहर पर कब्जा किया गया, और उसके बाद कोपरू हिसार की मुहिम का आगाज हुआ। और कोपरू हिसार की फतह के बारे में सबसे ज्यादा तफसीली जिक्र उस्मानी तारीख के बारे में लिखी गई पहली किताब तवारीख आले उस्मान में मिलता है, जिसके मुसन्निफ आशिक पाशाजाद हैं। नाज़रीन इकराम, कोपरू हिसार की फतह की तारीख मुकम्मल जानने और समझने के लिए आपको उसी दौर में वापस जाना होगा जब एनागोल के तकफूर आया निकोला ने उस्मान गाजी के कत्ल के लिए एक जगह घात लगाई। कुरैश उस्मान में तो ये वाक़यात हम सीजन 3 के दरमियान में देख चुके हैं, और इसके काफ़ी अरसे बाद अगले सीजन में हमने कोपरू हिसार की फतह देखी है, तो इसलिए आप लोगों को ये बात अजीब लगेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, ड्रामे में तारीख़ी वाक़यात मद्दाहों को एंटरटेन करने के लिए कहानी की डिमांड के मुताबिक आगे पीछे कर दिए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ ड्रामे की कहानी के मुताबिक बात नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह तारीख में मौजूद है इसी हिसाब से इसका तज़किरा करेंगे। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब ओरहान गाजी और प्रिंसेस होलोफिरा की शादी हो चुकी थी और बिलिचिक, यार हिसार और एनागोल फतह हो चुके थे। उस्मान बे की नई कायम शुदा इमारत में अहम किस्म के सियासी वाक़यात की एक पूरी सीरीज चल चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब उस्मान बे के बारे में कस्तंतुनिया के महल में जिक्र होने लगा था, और वो बाज़ंतीनियों के सामने एक ऐसे दुश्मन के तौर पर आ रहे थे जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत छोटा सा खतरा कहकर किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी।
सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के बाद बाज़ंतीनियों को तसल्ली थी कि इनकी एक दुश्मन रियासत का खात्मा मंगोलों के हाथों हो चुका है और मंगोल भी अब इतने कमजोर हैं कि वो बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाकों में फतूहात का सोच ही नहीं रहे थे और इल्खानी सल्तनत के शहजादे आपस में इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे। इस सूरत हाल में बाज़ंतीनी सल्तनत को जो टफ टाइम दिया वो उस्मान गाजी ने ही दिया और अब तक जो बाज़ंतीनी कले फतह हो चुके थे उनके बारे में उस्मान बे सोच रहे थे कि उनकी निगरानी की जिम्मेदारी किसी न किसी के हवाले कर दी जाए। इस मकसद की खातिर इन्होंने के इलाके में मौजूद कराचा हिसार कला और हान बे के हवाले कर दिया गया, जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी, लेकिन वो जंगों और हमलों में एक्टिव रोल अदा कर रहे थे। जबकि यार हिसार कला उन्होंने तारीख के मुताबिक अपने करीबी जंगजू और वफादार साथी हसन एल्प के हवाले कर दिया और एनागोल की तरफ आए तो उस पर उस्मान बे के मुताबिक तुर्गुत बे का हक बनता था, जिन्होंने इस कले की फतह में बुनियादी किरदार अदा किया था। जबकि बिलिचिक में उस्मान बे ने शेख अदब अली को भेज दिया और इन मामलात से फारिग होकर कराचा हिसार में उस्मान गाजी के नाम का खुतबा पढ़ा गया और इनके नाम के सिक्के तैयार होने लगे। और अब इन सब अहम कामों के बाद उस्मान बे का अगला टारगेट इज़निक और उसके बाद बुरसा था, जिनकी फतह के बाद इस खिते में सबसे बड़ी ताकत के मालिक सिर्फ उस्मान बे होते और इसी मकसद के लिए यनी शहर, जो कि स्ट्रेटेजिकली एक बेहतरीन इलाका था, इसे कमांड सेंटर के तौर पर चुन लिया गया। हालांकि यनी शहर एक छोटी सी फौजी छावनी थी, लेकिन बाद में इसी छावनी ने एक छोटे से शहर की सूरत इख्तियार कर ली, जहां उस्मान बे और उनके जंगजू अपने खानदानों के साथ रहने लगे। और यहाँ नोट करने वाली दूसरी बात यह भी है कि यनी शहर जंगी नुक्ता नजर से इतना अहम इलाका था कि इस वजह से पहले से मौजूद किसी बस्ती के बजाय इसी इलाके को आबाद किया गया और इसी वजह से यनी शहर का मतलब है नया शहर। बहरहाल उस्मान बे का अगला टारगेट इज़निक था, ताकि इज़निक के बाद बुरसा तक पहुंचा जा सके और इसी मकसद के लिए पहले कोपरो हिसार फतह करना जरूरी था, जो कि यनी शहर के दाएं जानिब उसी सड़क पर वाक़ था जो इज़निक कले तक जाती थी। और नाज़रीन इकराम, इसी कली की फतह से एक अहम तारीखी वाक़या जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने उस्मान बे के चचा दुंदार बे के बारे में सुन रखा होगा और इनका किरदार भी कुरलिश उस्मान में देख रखा होगा। तो इनके चचा दुंदार बे ने इसी कोपरो हिसार के मुहासरे की मुखालफत की थी और इस हवाले से उस्मान बे से बहस की। मशहूर उस्मानी मौरिख नशरी अपनी किताब जहानुमा में लिखते हैं कि कला कोपरो हिसार के हवाले से दुंदार बे का मौक़िफ़ ये था कि उस्मान बे के पहले ही जरमियान कबीले से मसले चल रहे हैं, तो अगर कोपरो हिसार पर हमला कर दिया गया तो इस खित्ते में यह ना हो कि वो दोनों तरफ से घिर जाएं। और इस बहस की वजह से उस्मान बे को ये लगा कि इनके चचा उस्मान बे की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं और इनके फतूहात के रास्ते में रुकावट है। इस पर तारीख में यह आता है कि उस्मान बे ने अपने चचा को गुस्से में तीर मारकर कत्ल कर दिया था, ताकि इसके बाद उस्मान बे के फैसलों के खिलाफ किसी और को बोलने की जुर्रत ना हो। और नाज़रीन इकराम, उस्मानी तारीख में किया जाने वाला ये पहला सियासी कत्ल था। कोपरो हिसार की फतह के बारे में इस तरह की तफसील से मालूमात तो मौजूद नहीं जिस तरह एनागोल या कराचा हिसार वगैरह की फतह के बारे में मौजूद है, मगर जो मालूमात हासिल हुई हैं इनके मुताबिक ये कला फतह करने के लिए किसी किस्म के मुहासरे की ज़रूरत पेश ना आई और इसकी फतह उस्मान गाजी के लिए कोई मुश्किल काम साबित ना हुआ, बल्कि कले पर हमला किया गया और लूट मार की गई, जिसके बाद इस कले को फतह कर लिया गया। लेकिन यहाँ ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि कले वालों ने उस्मान बे के सामने खुद को सरेंडर नहीं किया था, लेकिन इसकी फतह के लिए किसी लंबी चौड़ी फौज की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और एक मुख्तसर से वक्त में की गई जद्दोजहद के बाद उस्मान गाजी के कब्जे में वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट आ गया जहाँ कोपरो हिसार वाक़ था और इसकी फतह के बाद इज़निक जाने वाला रास्ता उस्मान बे के कब्जे में आ गया। और एक और अहम बात यह भी बताना जरूरी है कि कोपरो हिसार की फतह के बाद ही मरमराजिक और कोयून हिसार कलों की फतूहात की तरफ रुख किया गया। और यकीनन आप लोग इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि कोपरो हिसार का इलाका आजकल कैसा है और क्या कोपरो हिसार कले की बाकियात मौजूद हैं और उस्मानी तारीख के कौन सी अहम तामीरात आज भी यहाँ कायम हैं। तो नाज़रीन इकराम, कोपरो हिसार की उस्मानी तारीख जानने के लिए यहाँ आसारी कदीमा के माहिरीन की खुदाई के बाद उस्मानी दौर के एक हमाम के खंडरात मिले हैं, लेकिन ये खस्ता हालत में है। इसके अलावा एक टीला है कि 7000 साल पहले भी यहाँ इंसान बसते थे, लेकिन उस्मानी दौर से पहले कोकासू नदी पर जो पुल बनाया गया था तो वो पुल और कोपरो हिसार कला वक्त के साथ ख़त्म हो चुका है। लेकिन नाज़रीन इकराम, उस्मानी तारीख के मुताबिक कोपरो हिसार कले की अहमियत 16वीं सदी में भी कायम थी और इस कले को कैद खुदा इसहाक पाशा ने शाहराह रेशम पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए कारवान सिराय बना दिया था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी कोपरो हिसार की मुकम्मल तारीख। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा
میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔